नमस्कार, संवाद लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम बात करें होम्योपैथी की। होम्योपैथी की हम बात करें तो आज के दौर में कहा जाता है कि होम्योपैथी पर वो भरोसा नहीं जो एलोपैथिक पर है। तो एलोपैथिक वर्सेस होम्योपैथिक एक दौर से चल रही है। कोरोना के समय में आपने देखा किस तरीके से एलोपैथिक वर्सेस होम्योपैथिक सामने आया था। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो एक जाना माना नाम है होम्योपैथिक डॉक्टर्स में, डॉक्टर उमंग खन्ना साहब नाम है। खन्ना साहब, सबसे पहले सवाल मैं करना चाहता हूँ कि इंसान है, जीवन है तो बीमारियां हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज होम्योपैथी में सबसे आराम से हो जाता है? मैं कहूँगा ऐसी कोई बीमारी ही नहीं जिसका इलाज आराम से ना हो जाता हो और संपूर्ण रूप से ना हो जाता हो, उसकी पूर्णता ना हो जाए। लगभग कुछ स्थितियों को छोड़ के होम्योपैथी में तमाम उन मर्जों का इलाज है जिन मर्जों का इलाज शायद आज मेडिकल साइंस ढूंढ रही थी। उनका जो इलाज है वह होम्योपैथी में है। और इस बात की दलील ये है कि एक एक डॉक्टर के यहाँ प्रतिदिन 250-250, 300-300, 500-500, 800, हजार मरीज तक आते हैं और स्वयं को दिखाते हैं। तो ये तभी हो सकता है कि जब उन्हें उन दवाओं के इलाज मिल रहा हो, वरना कोई किसी के दर पे एक बार तो जाता है लेकिन दोबारा नहीं जाता है। लेकिन हम एलोपैथिक की बात करें तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाई के, डॉक्टर्स भी एडमिट करते हैं। होम्योपैथी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये कितना सही है? ये निश्चित रूप से एक सही बात है, होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इस बात को दर्शकों को समझने के लिए मैं एक बात के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। अगर आप ये समझ लेंगे होम्योपैथी काम कैसे करती है तो होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं ये आप आकलन कर सकते हैं। होम्योपैथी क्या करती है, जैसे आप मानिए कि डिजीज़ फोर्स इस लेवल का है, किसी के मर्ज है तो उसके शरीर में एक डिजीज़ फोर्स है, उसका लेवल ये है। हमने जब होम्योपैथिक दवा दी तो हमने एक आर्टिफिशियल डिजीज़ फोर्स क्रिएट करा जो कि इतना हो गया। इसी को दवा का पावर कहते हैं। तो इससे हुआ क्या कि जब बड़ी चीज़ आ जाती है तो छोटी चीज़ स्वतः खत्म हो जाती है। तो जो नेचुरल डिजीज फोर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगा, खत्म हो गया। और फिर हमने मरीज को प्लेसिबो देना शुरू कर दिया। तो जो हमने डिजीज फोर्स क्रिएट करा था आर्टिफिशियल, वो डिजीज फोर्स भी स्वतः समाप्त हो गया और मरीज यहाँ क्योर की तरफ आ गया। दोनों फोर्स खत्म हो गए और मरीज स्वस्थ हो गया। तो इसमें साइड इफेक्ट कहाँ आया? और क्योंकि यह प्राकृतिक दवा है एक तरह से, मैं ये कहता हूँ होम्योपैथी इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा। होम्योपैथी जो है वो आयुर्वेद का ही परिष्कृत रूप है। ओके। क्योंकि होम्योपैथी का सोर्स भी मेनली प्लांट्स ही होता है, कुछ एनिमल्स भी होते हैं, एसिड्स भी होते हैं, लेकिन मेनली प्लांट सोर्स होते हैं। आप इसको पोटेंटाइज कर देते हैं। आयुर्वेद में क्वांटिटी ज़्यादा होती है, होम्योपैथी में क्वालिटी ज़्यादा होती है। बाय द वे ऑफ डायनामाइजेशन, क्वांटिटी आप एक छोटी सी डिबिया में ले आते हैं, जिसको सो कॉल्ड कहते हैं, मीठी गोलियों में ले आते हैं, और क्वालिटी आप इतनी कर देते हैं कि वो एक आयंस होते हैं जो आपके शरीर में तुरंत कार्य करते हैं। क्या- लेकिन जब इलाज की बात आती है, एक शख्स गया, एक ही बीमारी है, एक शख्स जाता है अंग्रेज़ी डॉक्टर पास, जिसको एलोपैथी कहा जाता है, और एक होम्योपैथी पास जाता है जिसको हम लोग देसी इलाज कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि साहब एलोपैथी में तुम्हें 3 दिन में आराम मिल गया और होम्योपैथी तो बड़ा लंबा चल रही है। तो टाइम टेकिंग जो चीज़ होती है, क्या उसको लगता है कि उस वजह से डिटरेंट कंसेप्ट हो जाता है कि नहीं साहब एलोपैथी देखिए, बेहतर है? यहाँ पर समावेश की बात है। फर्ज कीजिए हमारे दांत में दर्द हो रहा है, या किसी को पथरी है उसके गुर्दे में दर्द हो रहा है, या किसी को माइग्रेन है उसके सर में दर्द हो रहा है। तो निश्चित रूप से उस दर्द में आराम देने के लिए एलोपैथी व्यक्ति लेता है और लेनी भी चाहिए। लेकिन एक बात होती है, नेक्स्ट इज व्हाट, आपको आराम मिल गया फिर? तो एलोपैथी तुरंत आराम जरूर देती है और वो आवश्यक भी है उस हद तक। या सर्जरी की बात कर लें, होम्योपैथी में सर्जरी नहीं है, लेकिन स्थायी रूप से समस्या का बिना साइड इफेक्ट्स के समाधान यह होम्योपैथी के ही परिदृश्य में आप देख सकते हैं। प्रदेश लिखते हैं। लेकिन सर एक ये होता है कि बहुत से मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं, हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए लग जाता है कि आपको डॉक्टर एमबीबीएस एमडी डीएम करने में, और उसकी पढ़ाई लगातार चलती रहती है। मैं पढ़ाई पर भी आता हूँ, सिलेबस पे आता हूँ कि जो एक डॉक्टर होता है जो केजीएमसी से निकला है, वो ताउम्र पढ़ता है, ताउम्र अपने को अपडेट करता रहता है। ऐसे कि होम्योपैथी के साथ भी है। निश्चित रूप से देखिए, ज्ञान तो ऐसी चीज़ है, आप इसका इसका जितना अर्जन कर लें तो ज्ञान, जाहिर सी बात हम सब पढ़ते हैं। आजकल तमाम बीमारियाँ आ रही। पहले एक टाइम था, हैजा कॉलरा का टाइम था, जब होम्योपैथी का इन्वेंशन हुआ था सन 1755 के अराउंड। हाँ। तो जो है वो
कालरा, हैजा, मलेरिया इनका समय था। और आज जो है वो सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, पार्किंसंस, एल्जाइमर्स, डायबिटीज, ट्रेमर्स, इनका दौर है। तो निश्चित रूप से होम्योपैथ पढ़ाई करता है, और पढ़ाई ना करे तो फिर वो इन चीज़ों के बारे में जानकारी और इलाज कैसे करेगा, जो तमाम होम्योपैथ, इस पूरे देश के होम्योपैथ सफलतापूर्वक अपने मरीजों को कर रहे हैं। दूसरी बात, जो एलोपैथी का शिक्षा कोर्स है वह ही होम्योपैथी का शिक्षा कोर्स है। जो उनको तनख्वाह मिलती है एलोपैथिक प्रोफेसरों को, वही होम्योपैथिक प्रोफेसरों को भी मिलती है। हम भी एनाटमी पढ़ते हैं, हम भी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हम भी सिर्फ एक सब्जेक्ट है, हम भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं जो फाइनल ईयर में पढ़ाई जाती है, जो कि एलोपैथ में भी फाइनल ईयर में पढ़ाई जाती है। सिर्फ एक फ़र्क है, हमारे यहाँ मटेरिया मेडिका एक होती है जो कि मेडिसिन का एक ब्रांच होता है होम्योपैथी का, और एलोपैथी में उनकी दवाएं होती हैं। बाकी शिक्षा भी सेम है, जो पेमेंट स्केल है सरकार का वह भी सेम है, जो डॉक्टर जिनकी नौकरी लगती है वह भी तनख्वाह का स्केल सेम है। तो कहीं कोई होम्योपैथी में कहीं कोई कमी नहीं है, और मेरा ख्याल इस समय विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली साइंस है। चाहे महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोग आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक होम्योपैथी पे रिलाई करते हैं, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी जो है वो आगे बढ़ रही है। आपने कहा कि अब नई बीमारियों का दौर आ गया है, लिहाजा अपडेट होना पड़ता है। तो एंटी एजिंग, हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं लाखों कीमत का पानी पीते हैं एंटी एजिंग के लिए कि उनकी त्वचा सही रहे, महिलाओं में ख़ास तौर से। इसके लिए होम्योपैथी क्या कहती है? निश्चित रूप से, क्योंकि स्किन का इलाज, आप ये भी मानेंगे, हमारे सारे दर्शक हमसे एग्री करेंगे, स्किन यानी त्वचा का इलाज सबसे अच्छा होम्योपैथी में है। तमाम लोग आते हैं स्टेरॉइड से बचने के लिए, त्वचा की दवाएं होम्योपैथी में ही करते हैं। अब त्वचा में ही एंटी एजिंग आता है, क्योंकि एंटी एजिंग की 3 बातें होती हैं सबसे बड़ी। एक तो चेहरा लटके ना, दूसरा चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़े, और तीसरा चेहरे पे निशान ना पड़े, चेहरे की चमक ना जाए। तो होम्योपैथी निश्चित रूप से इसमें कारगर है। 5,000 रुपए की इतनी सी क्रीम लाने से बेहतर है, जिसमें कि क्रीम तो 5 ही ग्राम होती, बाकी तो कांच होता है, और उसमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अदाकारा जो है वो 2-2, 5-5 करोड़ रुपए दे के इश्तिहार करती हैं। पैसा तो उनका चला जाता है, और गरीब आदमी वो 5,000 की क्रीम उम्मीद में ले आता है। उससे बेहतर होम्योपैथी है, क्योंकि होम्योपैथी में बर्बेरिस एक्यूफोलियम, सरसापेरिला, कॉलोफाइलम, आयोडम, सीपिया, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक एल्बम, ये तमाम वो दवाएं हैं जो चेहरे को चमका सकती हैं, और परमानेंट रूप से। ये नहीं कि अभी क्रीम लगाई तो चेहरा चमक गया और उसके बाद चेहरा धोया तो चेहरा वैसा ही हो गया, या वो क्रीम लगाना छोड़ दी तो 2 दिन बाद उससे ज़्यादा काले हो गए। ये होम्योपैथी में नहीं है। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी एंटी एजिंग के लिए भारत की खाद्य पद्धति के साथ, यानी आयुर्वेद की दिनचर्या के साथ होम्योपैथिक दवा अगर करी जाए तो बहुत इफेक्टिव होगी। आपकी अगर इच्छा रहेगी, किसी एपिसोड में एंटी एजिंग पे चर्चा होगी। ये एक बहुत बड़ा विषय है, और आज की महिलाओं की आवश्यकता भी है। लेकिन जो हमारा रूटीन आज के दौर में हो गया है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में ख़ास तौर से हैं, कि वो रूटीन जो लाइफस्टाइल है, एक लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीज़ होती है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अवसाद जिसे हिंदी में कहते हैं। इसके लिए होम्योपैथी क्या कहती है? डिप्रेशन का इलाज तो होम्योपैथी से अच्छा कहीं है ही नहीं। आप भी एग्री करेंगे, डिप्रेशन में अगर आप अन्य विधि में जाते हैं तो शायद नींद की गोली, वही अल्प्राजोलम और तमाम गोलियां हैं जो 0.25 mg से लेकर 5 mg तक आपको खिलाई जाती हैं। होम्योपैथी में डिप्रेशन का निश्चित इलाज है। लेकिन क्योंकि आपने इसको लाइफ स्टाइल के साथ जोड़ा है, तो मैं एक बात आपके दर्शकों को और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि लाइफ स्टाइल अत्यावश्यक है। ये जो पैकेट काट के खाने का कल्चर शुरू हो गया है, फास्ट फूड, और पैक्ड फूड, ओके, पैक्ड फूड जो शुरू हो गया है। और दूसरा मैंने देखा है कि 7-7 दिन का, दिल्ली में मैंने क्या देखा है कि 7-7 दिन का लोग खाना बना के डीप फ्रीजर में रख देते हैं। जब ये साइंस कहती है कि आप जो है वो सब्जी काटने के 5 मिनट के अंदर विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आप कैसे इमेजिन करेंगे कि 7 दिन के खाने से जो है 7 दिन का रखा खाना आपको फायदा करेगा। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आप सोचिए, दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात पे विचार करिए। एक छोटी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ। अभी बड़ा दुखद हुआ,
अभी प्रेजेंट सरकार के ही 2-3 मंत्री जो है बड़ी गंभीर बीमारियों में उनका देवासन हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गए। बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट लोग थे। तो एक दिन मैं बैठा था, मेरे साथ एक बहुत बड़े और महान दार्शनिक व्यक्ति बैठे थे। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, महान दार्शनिक व्यक्ति मेरे साथ बैठे। तो एक चर्चा हुई कि ये लोग तो इतना अच्छा खाते हैं, इनको जो हर जगह सर्किट हाउस की फैसिलिटी मिलती है, सरकारी बड़े बड़े बंगलों में खाना होता है और सब बिल्कुल, तो आखिर इनको ये कैंसर और इस तरह की किडनी फेलियर और इन सब तरह की बीमारियां कैसे हो रही हैं? इस पर एक मनन हुआ। तो उस मनन में मेरा निष्कर्ष ये निकला कि क्योंकि इन तो खाना 7 स्टार होटलों से आता है, ये सब तो होटल से, चाहे बड़े बड़े होटल इनसे पैक्ड होता है, तो इनसे खाना आता है। अब जब दावा हो रहा है कि सबसे अच्छा खाना खा रहे हैं, तो कम संभावना होनी चाहिए इनको बीमारियों की। लेकिन क्योंकि उन होटलों का डीप फ्रीजर पैक्ड फूड खा रहे होंगे संभवतः, तो इनको वो लाइफस्टाइल डिजीज हुए जो इनकी मृत्यु का कारण बने। तो इस बात को मैं अब आपके विषय पे आ जाता हूँ। पैक्ड फूड, डीप फ्रीज फूड खाने का असर ही इस स्थिति तक लोगों को ला रहा है। मैं आप लोगों से कहूँगा, देखिए 3 चीज़ों की लड़ाई जीवन में होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा अगर आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं से ले लगा के तन ढक लेंगे। मकान आपको आजकल सरकार छत दे ही रही है, निश्चित रूप से दे रही है जिनको नहीं है, और मकान आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किराए पे ले ही लेंगे। तीसरी लड़ाई जो रोज की होती है वो रोटी की होती है। तो खाने में कभी समझौता ना करिए, सबसे अच्छा खाइए। अच्छे का मतलब ये नहीं सबसे महंगा खाइए। देखिए पैसे से आप कुछ नहीं खरीद सकते। मैं एक बात और यहाँ पे बताऊँ दर्शकों को, अभी परसों मेरे क्लिनिक एक मरीज आया था, अपने मरीज को बचाने के लिए उसने 5 करोड़ रुपए लगा दिए, मरीज को जिंदा नहीं बचा पाया। तो पैसा जीवन नहीं खरीद पाता है। तो आपको जो है वह अच्छा खाना खाना है। जान है तो जहान है। आज के दौर में अगर आपकी जान गई तो वो दुनिया हो गई है इस समय कि आपको आग देने से पहले ही लोग पीछे से शमशान घाट से पीछे से जाने लगते हैं, या मिट्टी हो जाती है तो पीछे से कब्रिस्तान तक लोग आते हैं, शक्ल दिखाते हैं और पीछे से लोग जाने लगते हैं। ये आज का दौर है और ये दौर और ख़राब होगा, इसलिए अपने को बचा के रखिए। इंडिया इज़ फ्लडेड विथ कैंसर। इस समय चले जाओ, टाटा में जगह नहीं है, राजीव गांधी में जगह नहीं है, दिल्ली में कहीं पे पीजीआई में 1-1 साल बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो इस स्थिति में आप कैसे जो है वो कैसे जो आप सोच सकते हैं कि आप स्वस्थ न रहें और फिर आप पे विपत्ति ना आए, तो आप क्या करोगे? लेकिन सर ये बताएं, जब इतनी कामयाब है और इतनी कारगर है होम्योपैथी शैली दवाइयों की, तो हम देखते हैं आम जीवन में जब आप समाज में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमको दिखता है कि लोग पूछते हैं भाई अच्छे सर्जन का बता दीजिए, अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर का नाम बता दीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट दिला दीजिए। लेकिन ये बहुत कम सुनने को मिलता है क्योंकि हम लोग बहुत सामाजिक लोग हैं, मीडिया में रहने की वजह से। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि फलां डॉक्टर, फलां डॉक्टर, फलां डॉक्टर, लेकिन कोई होम्योपैथी डॉक्टर का जिक्र नहीं करता, उनका रेफरेंस नहीं मांगता। उसकी वजह क्या है? ये शायद होम्योपैथी का दुर्भाग्य रहा होगा कि आपसे लोगों ने ये नहीं पूछा। लेकिन मैं यही कहूँगा, एक एक डॉक्टर के यहाँ अगर वो 250-250, 300-300 लोगों प्रतिदिन की ओपीडी की भीड़ है, किन्हीं किन्हीं डॉक्टरों का तो 800-800 लोगों की, और गोरखपुर वगैरह बहुत छोटे छोटे जिलों में, बस्ती बस्ती में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके यहाँ हज़ार हज़ार लोग मरीज रोज आते हैं। तो जाहिर सी बात ये किसी से पूछ के आते होंगे, किसी के जान के आते होंगे। अब देखिए, एक हो गई $2 ट्रिलियन की इकॉनमी एलोपैथी, और एक हो गई अभी 20 करोड़ या 100 करोड़ इकानमी की पैथी। तो निश्चित रूप से जो कंपनियों का धन इन्वॉल्व होता है उसको आगे बढ़ाने में, तो शायद उससे वो आवाज़ें ना आती हों। लेकिन होम्योपैथी बढ़ रही है, और मैं कहूँगा, मेरा तजुर्बा है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए आजकल होम्योपैथी ही प्रेफर कर रहे हैं, और स्वयं के लिए भी होम्योपैथी प्रेफर कर रहे हैं। तो कुछ नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं जो आपके भी पेशेंट हैं एलोपैथिक के? नाम नहीं चाहिए। अब एलोपैथी का मैं कहूँगी कि देखिए, यहाँ पे बात एलोपैथी होम्योपैथी के विषय की इस सूरत तक है कि किसी तरह वेल बीइंग ऑफ द पीपुल हो। ओके। मेरे भी परिवार में दिक्कत होती है। अभी माँ को मेरी जो है वो एकदम से बेहोशी आ गई, ब्रेन स्ट्रोक आया, तो मैं भी जो हूँ वो एलोपैथी, पहले MRI कराया, उसके बाद तुरंत एलोपैथिक दवाएं शुरू कराई। तो तमाम ऐसे डॉक्टर आते हैं, और ये आजकल का चलन है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और ये अच्छी बात है। मैं उन डॉक्टरों को सलाम करता हूं कि जो बहुत
बड़े अपने मेडिकल कॉलेजेस के मालिक कह लीजिए हैं, वो अपने बच्चों को और स्वयं को आजकल होम्योपैथी करा रहे हैं सेफ रहने के लिए और परमानेंट क्योर के लिए। तो हर चीज़ की अपनी अच्छाई होती है। आज हम सर्जरी के बिना इस दुनिया को नहीं सोच सकते। अगर सर्जरी ना होती तो जो है वो, मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ डिलीवरी बर्थ का ही देख लीजिए तो कितने बर्थ होते। हालांकि पहले का एक वो है कि पहले तो सर्जरी नहीं थी तब भी बर्थ होती थी, लेकिन आज के दौर में पल्यूटेड खाना, सब मिला हुआ खाना खाने पे सर्जरी ही ऑप्शन बच रहा है। इस तरह तमाम चीज़ें हो रही हैं। हार्ट के डिजीज़ेस की आप बात कर लीजिए, हार्ट में इस समय आप बाईपास देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना एंजियोग्राफी हो रही है, कितनी एंजियोप्लास्टी हो रही है, और वो आवश्यक भी है। तो हर चीज़ का अपना महत्व है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि तमाम नामी गिरामी डॉक्टर्स, मैं लखनऊ के हूँ तो लखनऊ की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश की तमाम नामी गिरामी डॉक्टर सब होम्योपैथिक दवा पे शिफ्ट हो रहे हैं और अपने बच्चों और बड़ों को वही दवा देते हैं। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई में जो सुलझे हुए डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे की भी तारीफ करना जानते हैं, वो अपने पर्चे के पीछे या एक अलग पर्ची में होम्योपैथिक दवा भी मरीज को लिख देते हैं। जैसे एक दवा का हम एग्जाम्पल बता दें, अगर पथरी है तो बर्बेरिस वल्गेरिस हर डॉक्टर लिख देता है पीछे पर्ची पर। तो ये है तो कि मतलब अभी बाजारीकरण नहीं हुआ होम्योपैथी का? होम्योपैथी का बाजारीकरण अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर बहुत गरीबी से उठ के आते हैं। होम्योपैथी का बाजारीकरण नहीं हुआ है, और होम्योपैथी आज भी सबसे सस्ती पैथी के रूप में है। अब आप किसी से 50,000 रुपये ले लो 2 गोली मीठी दे के, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम 5 रुपए की दवा किसी को दे रहे हैं तो उससे 1 रुपया कमाए ले रहे हैं। एक चीज़ और देखने को आया है समाज में कि आईवीएफ का चलन बहुत बढ़ गया है, सरोगेसी का चलन बढ़ गया है। वो इसलिए कि एक न एक पार्टनर इस काबिल नहीं होता है कि वो बच्चा पैदा कर सके, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, तो इसलिए इनका चलन बढ़ गया है। होम्योपैथी की हम बात करें तो सेक्सुअल डिजीज़ को लेकर के होम्योपैथी के क्या कहती है होम्योपैथी? होम्योपैथी में इसका निश्चित इलाज है। मैं आपको बताऊं, मेरे क्लिनिक पे अगर 10 लोग आते हैं तो 10 में 3 ऐसे महिलाएं होती जिनका या तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है या फिर उनकी यूट्रस में सिस्ट होती है और वो बच्चा नहीं कर पा रही हैं, या फिर ऐसे मर्द आते हैं, आदमी आते हैं, मेल्स आते हैं जिनको कि स्पर्म काउंट कम है या नील है। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी में बहुत अच्छा, वही एक आशा की किरण है। फर्ज कीजिए किसी की यूट्रस में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, तो वो उसको एक ही विकल्प बचता है, उसका ऑपरेशन कराना, और यूट्रस का अगर ऑपरेशन होगा तो बच्चा कहाँ बढ़ेगा। दूसरी बात, ये जो सरोगेसी और ये सब है, इसको मैं इस देश की दूषित बढ़ते चलन की दूषित मानसिकता का भी पर्याय मानता हूँ। बहुत हद तक महिलाएं भी इस देश की अब चाह रही हैं, पता नहीं इस देश का दुर्भाग्य है कि महिलाएं भी चाह रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक रूलिंग दी है कि ये देश एक सोसाइटी है। अभी लिव इन रिलेशनशिप पे तक ये सब जो वो होते हैं, ये सब जो द्वंद्व पैदा होते हैं, ये सब गलत संबंधों से भी पैदा होते हैं, बिल्कुल दूषित मानसिकता से पैदा होते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है कि हमारा देश विदेशी देश नहीं हो सकता। एक अगर सोसाइटी ने पुरुष और महिला के जो है वैवाहिक संबंध का एक निर्माण करा है ताकि सब लोग गरिमापूर्ण रूप से रह सकें, तो उस संबंध को आप यूँ तितर बितर नहीं कर सकते। ये क्या सोच के दिया है? ये यही सोच के दिया है कि इन्हीं स्थितियों में, इन्हीं खराब मानसिकता में जब आप संभोग करते हैं या जब आप जो है वहाँ साथ रहते हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। तो मैं इसीलिए ये सब इस बदलते भारत का भी इस मायने में विरोध करता हूँ। और मुझे ताज्जुब हुई, मैं आपके साथ अपना दर्द भी बांटना चाहता हूँ, मुझे ताज्जुब हुआ कि जो है मतलब लिव इन रिलेशनशिप के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो उसके विरोध करने वाले बहुत थे, बेंगलोर वगैरह तमाम शहरों में। मतलब कि हमें तो अंदाजा ही नहीं कि ये भी इस देश में चल रहा है। अब वो उनका चिंतित ये है कि मेरी रिलेशन को हमको रजिस्टर कराना पड़ेगा, मेरी रिलेशन जो है वो सामने आ जाएगी। मतलब उत्तराखंड में पास हो गया, यूसीसी ने कह दिया है। हाँ, इतने पात्र हो, वो एक अलग विषय है। यूसीसी वहाँ पे उत्तराखंड में हो गया। हाँ, उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप। अब उसमें चिंता बताइए।
तो ये जो दूषित मानसिकता है ये सेक्सुअल डिजीज का आधार है, और होम्योपैथी में निश्चित रूप से सबसे अच्छा इलाज है कि आप उन सर्जिकल प्रोसीजर से बच सकें, क्योंकि आईवीएफ भी तो फेल हो रहा है। हाँ, लोग 4-4, 5-5 बार आईवीएफ करा रहे हैं, आईवीएफ भी तो फेल हो रहा है, सरोगेसी भी तो फेल हो रही है। एक बहुत बड़ी अभी बॉलीवुड अदाकारा थी, उन्होंने विदेश जाके शादी करी, फिर उन्होंने यही सरोगेसी जो आपने कहा, हालांकि उनका निजी मामला है, भाई आपका जीवन है, आपकी इच्छा है, आप जैसे जो करें, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप और साइंस के भी अनुरूप, क्योंकि महिला का शरीर उस हिसाब से बना है कि वो संतान को बियर करती है, उसका पालन पोषण करती है। बिल्कुल। तो लेकिन अब एक सवाल है, जहन बहुत देर से था, और ये आखिरी सवाल भी है कि मेडिकल कॉलेजेस तमाम खुले हुए हैं, लेकिन अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो जो नए टैलेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा रुजू हो रहा है, या ये जो नए युवा हैं जो मेडिकल लाइन में करियर बनाना चाहते हैं वो कितने होम्योपैथी को अडॉप्ट कर रहे हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो कैसा है, क्योंकि बड़ा कॉलेज वगैरह आमतौर पे देखा नहीं जाता होम्योपैथिक का। ये आपका सवाल बहुत रेलिवेंट है। मैं आपको अपने दौर से बताऊं, जब मैं अपने दौर में होम्योपैथी करा था तो वहाँ पे 10th पास जो डिप्लोमा वाले डॉक्टर्स होते थे वो हमारे प्रोफेसर थे। बहुत अच्छे थे, उन्होंने स्टडी करके हम लोग को इस स्तर का बनाया कि आप हमें आज सुन रहे हैं चैनल पे। लेकिन अब वो क्वालिटी अब इम्प्रूव हो रही है। अब जो है ईएमडी डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ईएमडी डॉक्टर पढ़ाएगा बच्चों को, तो तालीम की स्थिति भी बदल रही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं जिसमें पढ़ाई और अच्छी हो रही है, किताबें और अच्छी आ रही हैं, तमाम सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो इफ़िशियंसी को बढ़ा रहे हैं। आप सिम्टम डालो, परफेक्ट दवा आ जाती है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अब तो दौर आ रहा है। अभी इलॉन मस्क ने चिप लगा दी है ब्रेन में कि आप सोचोगे तो काम होगा। पहले था एलेक्सा ओपन द डोर तो दरवाज़ा खुलता था, अब तो मन में सोचोगे एलेक्सा ओपन द डोर तो भी दरवाज़ा खुल जाएगा। तो वैसे दौर में होम्योपैथी में भी परिवर्तन आ रहा है। मैं ये मानता हूँ ये परिवर्तन थोड़ा स्लो है, लेकिन जो जो इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होगा, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, लोग इंटरेस्ट लेंगे, तो वो चीज़ बढ़ जाती है जिसमें सरकार और जनता इंटरेस्ट लेने लगती है, और पढ़ाई का लेवल निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और वो निश्चित रूप से अभी उसके समकक्ष नहीं है जो एलोपैथ के समकक्ष है, ये मैं मानता हूँ होम्योपैथी की कमी। लेकिन हम उस दिशा की ओर अग्रसर हैं कि हम भी उस स्तर तक एक दिन पहुँचेंगे जिस स्तर तक अन्य विधियाँ हैं। आयुर्वेद एलोपैथी का टाइम कभी था, आयुर्वेद का टाइम अभी है, और आने वाला टाइम होम्योपैथी का है। आने वाला टाइम होम्योपैथिक का, तो आप हैं डॉक्टर उमंग खन्ना साहब जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाला टाइम होम्योपैथिक का, और साथ में ये भी कहा कि शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कारगर और सटीक इलाज होम्योपैथ में ना हो, बस ज़रूरत है थोड़े सब्र की, क्योंकि इलाज लंबा होता है। तो देखना ये होगा कि होम्योपैथिक का जो सिनारियो आज का है 10 साल बाद वो सिनेरियो कितना बेहतर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खुर्रम जामी, समार लाइव, लखनऊ।